साहित्य सरिता में मैं डॉक्टर बबीता जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, आज मैं एक नई रचना के साथ फिर आपके सामने मुखातिब हूँ। इस रचना का नाम है जिस लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, अर्थात जिसने लाहौर नहीं देखा वह जन्मा ही नहीं। यह नाटक डॉक्टर असगर वजाहत द्वारा लिखा गया है और यह नाटक दिल्ली विश्वविद्यालय के बीकॉम द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में संकलित है। तो अपनी छात्राओं के लिए मैं इस पर कुछ बातचीत करना चाहूंगी। भारत पाकिस्तान का विभाजन मनुष्य द्वारा बनाई गई ऐसी ट्रेजेडी है जिसने इतिहास के सबसे बड़े मानव विस्थापन को जन्म दिया। एक औपनिवेशिक महाशक्ति ने बड़ी आसानी से एक वतन को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया और दो मुल्कों को जन्म दे दिया। उनके इस कुकृत्य से कितने शहर और कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई, कितनी जिंदगियां उजड़ गई, इसका हिसाब आंकड़ों में लगाना शायद संभव हो, परंतु उससे अपने दर्द और आघात का हिसाब लगाना संभव नहीं है। प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर असगर वजाहत द्वारा लिखित नाटक जिस लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं, इसी विभाजन की त्रासदी पर आधारित नाटक है। नाटक की कहानी बहुत दिलचस्प है और ये नाटक 1991 में दिनमान प्रकाशन और उसके पश्चात वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुआ। 1947 के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान के लाहौर पर एक ऐसी कहानी ने जन्म लिया जिसने देश और दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इस नाट्य कृति का मूल प्रतिपाद्य उस त्रासदी को दिखाना है जो भारत विभाजन के बाद उपजी। असगर वजाहत इस नाटक में मानवता की तपिश को उजागर करते हैं और बंटवारे के दर्द के बीच भी मनुष्यता की एक चिंगारी अभी बाकी है जिसके सहारे मनुष्य जिंदा है, यह दिखाना चाहते हैं। मनुष्यता को एक नई ऊष्मा प्रदान करना चाहते हैं। इस नाटक में उन पात्रों को प्रधानता नहीं दी गई है जो शरणार्थियों को कत्ल कर रहे थे, बल्कि उन पात्रों को प्रधानता से उठाया गया है जो कि अपने मोहल्ले में बसे हुए दूसरे धर्म वालों की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। नाटक की घटनाएं यथार्थ का बहुत सुंदर चित्रण करती है। यथार्थ हो या ना हो, पर बड़ी बात यह है कि वह सुंदर अवश्य है और जो सुंदर है वह सत्य का रूप है और सत्य अपने हर रूप में यथार्थ ही होता है। इस तथ्य को झुठलाया नहीं जा सकता कि बंटवारे के दौर में जहां लाखों लोग बदले की आग में जल रहे थे, वहीं कम ही सही कुछ लोग ऐसे भी थे जो दूसरों के हमदर्द बनकर खड़े हुए थे। इस नाटक में ऐसे ही हमदर्द पात्रों को उभारा गया है। उनके संवादों के माध्यम से बंटवारे की उस जलते हुए माहौल में मानवता के स्वरूप के दर्शन कराए गए हैं। मानवता का यह स्वरूप केवल उस समय के समाज के लिए ही नहीं, बल्कि भविष्य में भी सुनहरी किरण के रूप में रोशनी दे रहा है, आज भी उसी रूप में मौजूद है। इसमें हिंदू मुस्लिम से हटकर इंसानियत की अनुभूति की गई है और इंसानियत किसी धर्म विशेष की मोहताज नहीं है, वह किसी भी सहृदय मनुष्य में हो सकती है। जिस लाहौर नहीं देखा और जमिया ही नहीं, यह नाटक 18 दृश्यों में बटा हुआ नाटक है। इसमें चुनिंदे पात्रों के द्वारा ही पूरे घटनाक्रम को दिखाया गया है। नाटक की केंद्रीय पात्र रतन जौहरी की मां है, जिसका पूरा परिवार विभाजन के समय या तो दंगाइयों के हाथों मारा जा चुका है या फिर कहीं अलग जाके बस गया है। वह अकेली ही लाहौर में रह जाती है। 21 कमरों का उसका आलीशान भवन लखनऊ से लाहौर आए मिर्जा साहब को अलॉट कर दिया जाता है। मिर्जा साहब रतन की मां से मकान खाली करवाने के लिए काफी जद्दोजहद करते हैं। जब उन्हें सफलता नहीं मिलती तो वे पहलवान नामक एक धार्मिक नुमाइंदे से उसकी कत्ल की योजना तक बना लेते हैं। लेकिन इसी बीच जब वे लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए धीरे धीरे रतन की मां के मानवीय स्वभाव से परिचित होते हैं, तो अब अपनी धारणा को बदल देते हैं। वे रतन की मां के द्वारा किए गए मदद के बदले उनसे प्रेम का व्यवहार करने लगते हैं। रतन की मां का व्यवहार ऐसा है कि पूरे मोहल्ले में कोई ऐसा परिवार नहीं जिसकी वे मदद नहीं करती है।
पूरे मोहल्ले के लोग उसे चाहते हैं, लेकिन मौके का फायदा उठाकर कुछ मतलब परस्त लोग चाहते हैं कि लाहौर से किसी तरह उसे खदेड़ दिया जाए या फिर उसे मारकर उसका सामान लूट लिया जाए। मोहल्ले वाले जब इसका विरोध करते हैं तो पहलवान मिर्जा साहब को डराता धमकाता है। पहलवान और उसके गुंडे मिर्जा साहब को कहीं चोट न पहुंचाए, इस डर से रतन की माँ खुद ही लाहौर छोड़कर दिल्ली जाने को तैयार हो जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर जब शायर नाजिर साहब उन्हें समझाते हैं और मिर्जा और उनका परिवार मिलकर रतन की माँ को कसम देते हैं, तब वह लाहौर से जाने का अपना इरादा टाल देती है और वहीं रह जाती है। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि रतन की माँ की मृत्यु हो जाती है। उनके निधन के उपरांत सभी ये सोचकर चिंतित होते हैं कि दाह संस्कार कैसे किया जाए। आसपास में कोई हिंदू रहा नहीं जिससे पूछ लिया जाए। विधि विधान की जानकारी मुसलमानों को थी नहीं। पड़ोस का शमशान भी लोगों के द्वारा जब्त कर मकान बनाने में काम में लगाया जा चुका था। ऐसे में मौलवी साहब यह सुझाव देते हैं कि रतन की माँ को रावी नदी के किनारे जितने विधिवत तरीके से संभव हो अग्नि संस्कार कर दिया जाए। यह दृश्य एक नए मानवीय सभ्यता की आधारशिला है कि एक मुस्लिम धर्म के व्यक्ति जो हैं वो एक हिंदू महिला का अंतिम संस्कार विधि विधान से करना चाहते हैं। जब मुसलमानों के द्वारा एक हिंदू विधवा का दाह संस्कार किया जाता है, लोगों के नयन सजल हैं, आंसू भरे हैं, क्योंकि वहां कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसकी मदद जरूरत पड़ने पर रतन की माँ ने खुद आगे बढ़कर ना की हो। अर्थात हर किसी की मदद रतन की माँ ने की थी और हर कोई उसके एहसान के तले दबा हुआ था। असगर वजाहत ने इस नाटक में उन तथ्यों की जगह जो उन दिनों घटित हो रहे थे उसे चित्रित करना अधिक श्रेष्ठ समझा, जो वैसे समय में मानवता के लिए उचित था। यह नाटक एक उच्च आदर्श की स्थापना करता है जो मानवीय सभ्यता के विकास में एक नया अध्याय जोड़ता है। विभाजन की त्रासदी को दिखलाने वाली रचनाएं तो बड़ी संख्या में हैं, लेकिन उन दिनों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम कुछ चुनिंदा साहित्यकारों ने ही किया था। उन्हीं में असगर वजाहत का नाम भी लिया जाता है। इस नाटक में ऐसे कई दृश्य हैं जो सहज ही पाठक के अंतर्मन को झकझोर जाते हैं। अधिकांश पंडित और मौलवी ऐसे होते हैं जो धार्मिक उन्माद को अर्थात पागलपन को भड़कावा देते हैं, और लेकिन इस नाटक के 7वें दृश्य में मौलवी साहब जिस तरह का उपदेश पहलवान को देते हैं वह धर्म के सच्चे स्वरूप को स्थापित करने में ऊंचा मुकाम बना देता है। मौलवी साहब क्या कहते हैं? मौलवी साहब कहते हैं कि इरशाद है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, और जो दूसरों पर रहम नहीं करता खुदा उस पर रहम नहीं करता। हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन एक राजनीतिक दांव पेच था जिसमें राजनीतिज्ञों का जितना भी फायदा हुआ, आम जनता उसमें सिर्फ नुकसान की ही भागीदार बनी। लोगों को अपने लाशों के बदले में दूसरों की लाशें गिरानी पड़ी। अपने घर परिवार माल असबाब छोड़कर सब कुछ जाना पड़ा, विस्थापित होना पड़ा, शरणार्थियों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर होना पड़ा। इस समुचित रूप में किसी भी आम जन की कोई भूमिका नहीं थी। इस विभाजन में आम जनता ने साथ नहीं दिया था। इस विभाजन को आम जनता ने झेला था। न तो आमजन इससे संतुष्ट था और न ही वह इसके कारणों को समुचित रूप में जानता था। यह स्थिति हर नागरिक की थी जो इस बंटवारे की जड़ को नहीं जानते थे, और ना ही इसमें उनका कोई हाथ था। इसका परिणाम सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही भोगना पड़ा। लोग इस पार से उस पार जाकर बस तो गए, लेकिन जिस मिट्टी से जिस जमीन से मजबूर करके उन्हें उखाड़ दिया गया था वह उन्हें दूसरे जगह नसीब नहीं हो पा रही थी। अपना घर जमीन छोड़कर दूसरे जगह आए लोगों को तरह तरह से परेशान किया जाता था। उन्हें रिफ्यूजी की संज्ञा दी जाती थी और अंदर ही अंदर घुटने पर उनको मजबूर किया जाता था। अपनी मिट्टी से दूर होकर उन्हें अपनी जड़ों जमाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नासिर साहब कहते हैं इस नाटक में, माई लाहौर छोड़कर मत जाओ, तुम्हें लाहौर कहीं और नहीं मिलेगा। उसी तरह जैसे मुझे अंबाला कहीं और नहीं मिला, हिदायत भाई को लखनऊ नहीं मिला, जिंदा को मुर्दा ना बनाओ। रतन की माँ लाहौर छोड़कर दिल्ली जाने लगती है इस कारण से कि कहीं पहलवान मिर्जा साहिब के परिवार को परेशान करना ना शुरू कर दे। नासिर साहब जैसे हृदय
सहृदय लोग यह सोचकर बेचैन हो उठते हैं कि ये कितनी बड़ी विडंबना है कि हम यहाँ इतने सारे मुस्लिम रहकर एक ऐसे हिंदू स्त्री की मदद नहीं कर सकते जिसने बुरे वक्त पर हर किसी की मदद की है। वैसे ही कहीं हिंदू बस्ती में ऐसे किसी मुसलमान की रक्षा नहीं की जा सकती हो तो यह समूची मानवता के लिए शर्मनाक है। पहलवान जैसे कुछ असामाजिक तत्व यदि समाज में इस तरह अपनी गंदगी फैला रहा हो तो वह सबके सुख दुख में काम आने वाली रतन की माँ जैसी किसी व्यक्ति को मजबूर कर दे कि वह अपने शहर अपना मकान छोड़कर चली जाए तो यह उस शहर के उस मोहल्ले के लोगों के लिए शर्म से डूबने की बात होगी। नासिर साहब रतन की माँ से यही कहते हैं, तुम अगर यहाँ ना रही तो हम सब नंगे हो जाएंगे माई। नंगा आदमी नंगा होता है, ना हिंदू होता है और ना मुसलमान होता है। नासिर साहब जानते हैं कि ऐसी नेक दिल महिला अगर किसी समाज में असुरक्षा के शिकार हो जा रही है तो निश्चित रूप से उस समाज को सभ्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। वह समाज अपनी सभ्यता के समस्त सभ्यता के कारण आवरण के बावजूद अपने नग्न रूप में ही उजागर होगा। मानवता नंगा ना हो जाए इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने मानवीय गुणों का विकास करे। विभाजन के दिनों में होने वाली मारकाट इस तरह की रचनाएं एक मरहम का काम करती थी जो न सिर्फ लोगों के जख्म भरती हैं बल्कि उन्हें एक सही दिशा दिखाने का काम भी करती हैं। यह नाटक इस उद्देश्य को प्रकट करता है कि जब मनुष्य अपने धार्मिक उन्माद में मारता मरता रहेगा तब तक वह सुखी जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। एक सभ्य और सुशिक्षित समाज के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे अपने धार्मिक उन्माद को पागलपन को दबाए रखे और धर्म और आस्था के विषय में मानवता को मैला ना होने दे। मिर्जा साहब से जब रतन की माँ दिवाली मनाने की अनुमति मांगती है तो मिर्जा साहब अनुमति देते हैं। पहलवान जब इस बात पर उंगली उठाता है तो मौलवी साहब कहते हैं, उसे समझाते हैं कि इस्लाम यह इजाजत कतई नहीं देता कि तुम दूसरे को इबादत करने से रोको। सबको अपने खुदा का, अपने अपने भगवान का, भगवान की इबादत करने का अधिकार है और इसमें तुम रुकावट पैदा नहीं कर सकते हो। इस तरह की मानवीय सोच ही एक नए समाज का निर्माण कर सकती है। इस नाटक में छोटे छोटे प्रभाव पैदा करने वाले संवाद कथानक को सहजता से आगे बढ़ाने में सहायक हैं। सबसे अधिक ध्यान आकर्षण इस कृति की भाषा शैली है। भाषा का चयन नाटककार ने अत्यंत सावधानी पूर्वक किया है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग तो साथ में है ही, वैसे जो पात्र मुस्लिम है वे दिल्ली और लखनऊ के से भी अगर लाहौर गए हैं तब भी उनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का समावेश देखने को मिलता है। रतन की माँ जिसका पूरा जीवन लाहौर में ही गुजरा था वह अपने परिवार और परिवेश के कारण पंजाबी ही बोल पाती है। हिंदी का प्रयोग सामान्य तौर पर वह पंजाबी भाषा के शब्दों में ही करती है। जबरन नाटककार ने उससे शुद्ध हिंदी बुलवाने का प्रयास नहीं किया है बल्कि उसे पंजाबी में ही बोलने की आजादी दी गई है। मिर्जा साहब और नजीर आदि पढ़े लिखे शिक्षित पात्र हिंदी में अपने प्रवेश के कारण आए हुए स्वाभाविक उर्दू के शब्दों का प्रयोग करते हैं। नाटक कृति की पूरी भाषा शैली नाटक को बहुत प्रभावशाली बनाती है और सभी पाठकों पर अपनी छाप छोड़ जाती है। जिस लाहौर ने देखा वह जमे नहीं इस नाटक में यथार्थ के बिंदु तक पहुंचने के लिए उस सहिष्णुता को जो विभाजन से पहले जीवन मूल्य था खोजने का प्रयत्न किया गया है, जिसके अभाव से हमारे नैतिक और सामाजिक बुनियादी जो जरूरतें हैं, बुनियादी जो चीजें हैं वो खोखली हो गई हैं। रतन की माँ एक हिंदू औरत है लेकिन अपनी नेक दिली से, खिदमत के जज्बे से, अपने मिलनसार स्वभाव से दूसरों के जज्बातों की कद्र करने वाली माई और दूसरी और नासिर, मौलवी, हामिद, मिर्जा आदि कहीं ना कहीं उस सहिष्णुता के अभाव की खाई को पाटने में लगे हुए हैं। भले ही पहलवान जैसा स्वार्थ लालची व्यक्ति इसमें खलल डालने की का प्रयत्न करता है लेकिन व्यक्तिक और सामाजिक दोनों की भाव प्रतिक्रियाओं के अभिव्यक्ति में सहिष्णुता का भाव संप्रेषित होता हुआ दिखाई देता है। यही नाटक के विचार सूत्र की उपलब्धि मानी जाती है। साधारण रूप से कहा जाए तो कथानक को नाटक का प्राण माना जाता है। वास्तव में कथानक वह घटना विन्यास है जिसके द्वारा नाटक की भाव वस्तु को रूप मिलता है।
नाटक का कथानक मात्र घटना समूह नहीं बल्कि उसका संयोजित रूप है। इस नाटक में घटना है विभाजन के बाद का दर्द। यह दर्द, यह पीड़ा अगर रतन की माँ को अपने बेटे बहू पोते पोतियों के खोने की है तो नासिर, मिर्जा और हिदायत जैसे भी उन शरणार्थियों को अपने वतन से उखाड़कर यहाँ पुनर्वसित होने की है। मिर्जा का कहना है कि हम यहाँ से लुटे पिटे आए हैं, मानो दौलत माल सब लुट गया, बेसहारा और बेमददगार यहाँ के कैंप में महीनों पड़े रहे, अपने लिए न सही बच्चों की खातिर ही सही अब लाहौर में जमना है। लखनऊ में मेरा चिकन का कारखाना था, यहाँ देखिए अल्लाह किस तरह रोजी रोटी देता है। सभी विस्थापन की समस्या को से जूझ रहे हैं। घटनाओं के क्रमबद्ध संयोजन से ऐसे सत्य का उद्घाटन होता है जिसमें पात्रों की अनुभूति के स्तर खुलते चले जाते हैं। माई का सिकंदर से इजाजत लेकर दीपावली मनाना, दिए जलाना, चिरागा करना और पूजा करना, इस मौके पर मिर्जा के परिवार का उसमें शरीक होना, नासिर और हमीद का दीपावली की मुबारकबाद कहने आना, मिठाई खाना आदि से इन पात्रों की अनुभूति के स्तर तो खुलते ही हैं, साथ ही इंसानी रिश्तों को भी जानने का प्रयास किया जाता है। हमीद तो यहाँ तक मानते हैं कि आज माई ने दिवाली न मनाई होती तो लगता कि हमारे वजूद का एक टुकड़ा टूट गया है। माई का कहना, माई कहती है, तुसी लोका दे सहारे में इत्थे हाँ पुत्र हमीद। हमीद कहता है, माई हम आपके सहारे यहाँ हैं, गुजरे वक्त की जो डोर हमसे छूटी जा रही है उससे हम आपके हवेली से थामे हुए हैं। इसकी कथा वस्तु में मानवीय त्रासदी के साथ ही मनोविज्ञान को समझने का भी प्रयास किया गया है। यह समाज विरोधी तत्व धर्म के नाम पर फसाद कर आपसी वैर विरोध बढ़ाना चाहते हैं। माई की मृत्यु कथानक का वह घटना बिंदु है जहां मजहबी लोग दूसरे का यकीन और उसके मजहब को ठेस पहुंचाए बिना उसके जज्बात का सम्मान करते हैं। मजहब की सरहद कहीं भी गिरती है, रिश्तों में दरार नहीं डालती। रिश्तों की यह खूबियां मानवीय स्तर पर बहुत संवेदनशील हो उठती हैं। नाटक की घटनाएं पात्रों के चरित्र या व्यक्तित्व को उद्घाटित करती हुई आत्म उपलब्धि में सहायक होती है। सजीव और सशक्त पात्र ही अपनी महत्वपूर्ण क्रियाओं द्वारा नाटक को बहुत सुंदर और स्थायी बनाते हैं। इस नाटक में भी माई जैसा सशक्त और सजीव पात्र जो बड़ी खूबियों की मालकिन है, इस नाटक की जान है। नाटकीय घटनाएं उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई क्रम से घटती हैं। माई के चरित्र के जज्बे से नाटक के अन्य पात्र अत्यंत संवेदनशील हो उठते हैं। हमीदा बेगम और उनकी पुत्री तन्नो का रतन की माँ के साथ जज्बाती रिश्ता उन्हें अत्यंत संवेदनशील बना देता है। तन्नो का उसे दादी कहना इसी संवेदनात्मक रिश्ते का परिचायक है। पंजाब और लखनऊ की संस्कृतियां मानवीय स्तर पर अत्यंत संवेदनात्मकता से भर जाती हैं। सभी पात्र स्वयं अपने परिवेश में जी उठे हैं। इन पात्रों के माध्यम से उस यथार्थ की तलाश है जिसमें जी रहे पात्रों के माध्यम से उस युग की स्थितियों को उजागर किया गया है। बुद्धिजीवियों और साधारण जनता के बीच का जो संबंध होना चाहिए वह नाटककार ने मौलवी, नासिर और जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों के माध्यम से कराया है। युग की स्थितियों के कारण से सांस्कृतिक एकता, मोहल्लेदारी, प्रेम, विश्वास और भाईचारा जो समाप्ति के कगार पर खड़ा हुआ है, इन्हीं पात्रों के प्रयत्न से दृढ़ता और मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ता है। संवाद के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इस नाटक के अंतर्गत संवाद जो है कथानक को गति प्रदान करते हैं। नाटकीय कार्य व्यापार और एक महत्वपूर्ण अंग संवाद इस नाटक के कथानक और विचार तत्व को चरित्रों को स्पष्ट करने का साधन बनता है। नाटक के पहले दृश्य में संवादों द्वारा कथानक के मूल बीज का हमें आभास हो जाता है। छोटे छोटे संवादों द्वारा कथानक अपनी गति से आगे बढ़ता है और चरित्रों का चरित्र उभरने लगता है। रतन की माँ और सिकंदर मिर्जा के बीच के संवाद से कथानक को बल मिलता है। तन्नों का बावर्ची खाने में जाकर देखना और अपनी अम्मा को बताना कि कोयले और लकड़ियां तो है ही नहीं, खाना क्या खाक बनेगा। तन्नों और रतन की माँ के बीच के संवाद संवेदनात्मकता को उभारते हैं और संवादों के माध्यम से ही नाटक के माध्यम से आरंभ से अंत तक पात्र अपनी जीवंतता बनाए रखते हैं।
बेगम हमीदा के घर पड़ोस की औरतों की महफिल जमी है। वहीं रतन की माँ भी बैठी कुछ काढ़ रही है। तन्नो, साजिदा बेगम, हिदायत भी उस महफिल में है। इन सब के बीच होने वाले संवाद सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक बन जाते हैं। आपसी प्रेम, मेल मिलाप, भाईचारा, माई के चरित्र की समस्त विशेषताएं इन्हीं संवादों के माध्यम से हमारे सामने आती हैं। इस नाटक में माई की जो भाषा है उसको पंजाबी में ही रहने दिया गया है और सहजता से उसका प्रयोग दिखाया गया है। ये संवाद आपसी रिश्ते ही नहीं बल्कि आपसी संस्कृति के जीवंत उदाहरण बन के सामने आते हैं। संवादों की बोधगम्यता का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। विचार तत्व की जहां तक बात है, नाटक में नासिर और हमीद का चाय की दुकान पर बैठ करके शायरी करना और प्राकृतिक सौंदर्य के अनुभव का बखान करना और पहलवान के संदर्भ में मजहब की तालीम देना, मौलवी का पहलवान को इस्लामी मजहब की तालीम देते हुए ऐसे हकों को बताना जो इन तमाम इंसानों के लिए हैं, कथानक के जो वैचारिक पक्ष है उसको उभारने के लिए जरूरी थे, वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जहां तक भाषा का प्रश्न है तो उसका सर्वथा जो अभिनय है वो भाषा में प्रयोग किया गया है। भाषा में काव्य जैसी गहनता है, लाक्षणिकता है और सूक्ष्म बोलचाल की भाषा के साथ ही भाषा नाट्य की अनुभूति पर निर्भर करती है। यहाँ जहां तक इस नाटक में भाषा का पक्ष है तो रतन की माँ की भाषा पंजाबी लहजे में है और नाटककार ने पंजाबी भाषा के प्रयोग में वो दृढ़ता नहीं दिखाई है जिसे संवाद थोड़े कमजोर लगते हैं। पंजाबी भाषा की टोन कमजोर, हाँ जहाँ मिर्जा और नासिर द्वारा भाषा का प्रयोग करवाया गया है वहां पर अपनी दृढ़ता का सूचक है भाषा। नासिर द्वारा प्रयोग की गई भाषा में काव्यात्मकता है, शायराना अंदाज है, ये झलक वहां पर देखने को मिलती है। दृश्यात्मक परिकल्पना द्वारा नाटककार अपने पात्रों के कार्य व्यापार को दिखाता है। किसी भी नाटक की संपूर्णता अगर कही जाती है तो उसकी मंचन की सफलता पर निर्भर करती है। तो मंचन के दृष्टिकोण से भी ये नाटक बहुत सफल कहा जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन नाटक पढ़ते समय कुछ कमियां हमारे सामने आती हैं। कथानक कहीं कहीं अपने क्रम से टूटा हुआ ऐसा लगता है। नाटक के दूसरे दृश्य में सफेद कपड़े पहने एक बुढ़िया उतरकर दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। सिकंदर मिर्जा के पूछने पर नाटककार उसका परिचय दिए बिना रतन की माँ का कथन एकदम आरंभ कर देते हैं। यहाँ तक यहाँ जब तक बुढ़िया का परिचय नहीं मिलता तब तक रतन की माँ का कथन या कुछ या ये खूब रही कैसे आ सकता है। तो यहाँ नाटक में पात्रों के कार्य व्यापार का परिचय दोष देखा गया है। मतलब सिकंदर मिर्जा के पूछने पर नाटककार उसका परिचय दिए बिना रतन की माँ का कथन एकदम शुरू कर देते हैं। यहाँ जब तक बुढ़िया का परिचय नहीं मिलता तब तक रतन की माँ का कथन या जी ये खूब रही ये कैसे आ सकता है। तो ये थोड़ा सा अवांछित सा लगता है और ये कुछ नाटकीय सा लगता है। इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का जो संबोधन है वो नाटकीय लगता है। पर बहुत सारी कमियों के बावजूद भी यहाँ के इसमें जो पात्र हैं वो सहज रूप से भाषा का निर्वाह करते हैं। इन सब खामियों के बावजूद भी नाटक अपनी रंगमंचता में सफल कहलाता है। इसके जो मुख्य पात्र हैं रतन की माँ और पहलवान और नासिर काजमी और मौलवी साहब इस नाटक के मुख्य पात्रों में शामिल किए जाते हैं। जहां तक नाटक की रंगमंचिता का प्रश्न है उसमें नाटक ने सफलता प्राप्त की है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नाटक पढ़ते समय कुछ खामियां नजर आती हैं कि कथानक कहीं कहीं अपने क्रम से छूटा हुआ सा लगता है। नाटक के दूसरे दृश्य में सफेद कपड़े पहने एक बुढ़िया उतरकर दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है। सिकंदर मिर्जा पूछने पर नाटककार उसका परिचय दिए बिना ही रतन की माँ का कथन एकदम आरंभ कर देता है। तो ये कुछ जरा नाटकीय सा लगता है। तो कुछ कमियां हैं कथानक के अंतर्गत, परंतु इन खामियों के बावजूद भी नाटक रंगमंच की दृष्टि से सफल दिखाई पड़ता है। तो ये थी थोड़ी सी बातचीत असगर वजाहत के इस नाटक पर। इसका नाम है जिस लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। तो अगली रचना के साथ दोबारा उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।